हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है मॉडल पेपर 4, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 4 खंड ब का और उसके अथवा वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया था, अब अथवा वाला फोर्थ क्वेश्चन वो हम करेंगे। ठीक है, तो यही नहीं कि फोर्थ ही करेंगे, उसके एक ही करेंगे, नहीं। आज मैंने बताया था सभी के सभी आ जाइए, सारों को बता रही हूँ कि मैराथन लगने वाला है आज। ठीक है ना, आज तुम्हारी पायल मैडम 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे, मतलब जितना मेरे से बोला जाएगा, जितना मैं लगा सकती हूँ ना, लगाने को तो मैं पूरा दिन 24 घंटे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन वो बात हो जाती है ना कि बंदा करता करता 1-2 घंटे में ना, ठीक है, अच्छे से करवा लेगा, लेकिन बाद में हो जाता, थक जाता है कुछ कुछ, और समझ खुद को समझ नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे करवा लूंगी, है ना, वो गलत हो जाएगा। तो जितना मेरे से होगा, तो मैं यही कह रही हूँ कि मैराथन लगेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो खंड ब है, ठीक है, वो तो हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। अथवा वाले को मिला के हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैं चेक भी कर लूं। वेट वेट वेट, बस 1 सेकंड। रिया चौधरी, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। प्रकाश, गुड मॉर्निंग मैम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो ठीक है, अब हमारा हमारा जो मैराथन है वो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, शेयर कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो कि मैराथन चल रहा है, तो क्लास में आ जाओ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वालों काफी बैच ले रखे, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे ही आते हैं, कुछ नहीं आते, उनको नहीं पता चलता, तो आप बता देना। ठीक है, चलो अभी हम कर देते हैं हमारे मैराथन को स्टार्ट। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया, मुगल कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था का क्या कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए। यानी कि हम इसे क्या बता देंगे, इसके अंदर हमें क्या चीज बतानी है, जैसे कुछ उसको क्या करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, है ना, अनुशासन बना के रखना, जैसे स्कूल में होता है ना, वो चीज क्या है, इस यानी कि अपने शासन के लिए कुछ इन्होंने क्या कर दिए। मान लो कोई प्रधानमंत्री बना दिया, वजीर हो गया, ठीक है, कुछ राजस्व प्रणाली होगी तो उसको संभालने के लिए अलग अधिकारी होगा। तो इन चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं कि उनका कार्य क्या होगा और कौन कौन अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो ठीक है, अब हम 1 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन चल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेके, ठीक है, छोटी है। तो देखो इसमें क्या आ जाता है, वजीर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है ना, वो आप खेलते भी थे ना, राजा बोले वजीर कौन, है ना, सारे खेलते थे वो पर्चियां वगैरह ना। काफी मजा आता था। तो वही है भाई, वजीर तुम्हारा आ चुका है। ठीक है, अब देखो, वजीर जिसे अक्सर प्रधानमंत्री के रूप में संदर्भित किया गया, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, एक तरीके से जो अगर शासक होगा ना, तो उसका मंत्री समझते हो, वजीर समझते हो ना, राइट हैंड, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन करने वाला। या फिर बोल सकते हैं जो राजा होगा उसके बाद जो आएगा तो वही होगा वो। आवाज वगैरह सब हो गया, प्रेजेंट, ओके जी। प्रकाश, तेरी अटेंडेंस लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, मैंने बता दिया मुगल प्रशासनिक तंत्र में क्या होगा, किसके अंदर हम मुगल काल की बात कर रहे हैं, तो उसके शासन के अंदर क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, यह प्रतिष्ठित पद पूरे प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। क्या, ये जो प्रतिष्ठित पद यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद है, ये क्या है, पूरे प्रशासन की देखभाल यही रखता था। ठीक है, उसका जिम्मेवार सिर्फ यही होगा। और सम्राट के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता था, किसके, सम्राट के मुख्य सलाहकार। मैंने बताया, अगर प्रधानमंत्री का राइट हैंड होगा तो वो यही होगा। ठीक है, या फिर एक संरक्षक होता है। ठीक है, ये क्या होंगे, इनके राइट हैंड होते हैं, उनको संभालने, उनके प्रशासन को संभालने के लिए। आगे क्या कहते हैं, वजीर शासन कला नीति निर्माण के मामलों को संभालता था और सम्राट और अन्य प्रमुख अधिकारियों के बीच सेतु का काम करता था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वजीर की। मैंने बताया वो किस किस चीज को संभालेगा, शासन कला को, उनकी नीति निर्माण को, और क्या चीज, उनके कोई भी केसेस होंगे उनको भी संभालेगा। सम्राट और अन्य प्रमुख अधिकारियों के बीच सेतु का, यानी कि अगर प्रमुख अधिकारी होंगे तो ये मेन किसके रूप में, सेतु के रूप में ये काम करता था। आगे वाला पॉइंट आ जाता है सेकंड, वकील। ठीक है ना, वकील भी होगा। अब वकील को क्या कहा गया है कि एजेंट होगा, यानी कि आज के टाइम में एजेंट भी कह देते हैं, है ना, और प्रतिनिधि होगा। आगे इसमें क्या कह रही है कि वकील वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लाइन तो आपने हर
पॉइंट में लिखनी है, ठीक है ना। ये हर में लिखनी है, हर पॉइंट में, कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दीवानी वजीर के नाम से मशहूर यह पद राजस्व और व्यय प्रबंधन पर केंद्रित था। अब इस पद की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, दीवानी वजीर के नाम से मशहूर, यानी कि ये इस पद को क्या कहा गया, दीवानी वजीर, ठीक है ना। ये एक इनको पद दिया गया है, एक नाम दिया गया है, यह पद क्या है, राजस्व और व्यय प्रबंधन पर केंद्रित था। वकील समझते ना, इनके कोई भी केसेस होंगे तो उसको संभालेगा वो, है ना। और आगे क्या कहते हैं, वकील राजस्व इकट्ठा करने, शाही खजाने का प्रबंधन, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी के कुछ भी अगर केसेस हैं तो उसको ये ही संभालेगा ना। तो वही चीज है कि राजस्व इकट्ठा करने का काम भी इसी के पास था, शाही खजाने का प्रबंधन करने और साम्राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। किस चीज के लिए, साम्राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित सही ढंग से करने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा ना, तो यही होगा, कौन होगा, वकील, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, इसमें क्या कहते हैं, दीवानी कुल। दीवानी कुल मतलब ब्रैकेट में क्या कह दिया, राजस्व नियंत्रक, क्या कह दिया, राजस्व नियंत्रक। एक और बात सुन लेना, मैराथन तो मैंने बोला, लेकिन दुआ करना कि लाइट ना जाए, है ना। लाइट गई तो मैराथन हमारा रुक जाएगा एक जगह ही, फिर मेरे को क्लास बंद करनी पड़ेगी। मैडम जी आपने इतनी अच्छी बुक बनाई, मैंने आपकी अपनी पूरी बुक पढ़ ली है, थैंक यू सो मच, पावर ऑफ एजुकेशन, लव यू मैम, टीचर्स एंड ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पता है अच्छी तो लगी होगी, पढ़नी भी चाहिए, देखो पढ़ोगे तो समझ आएगा। आप जैसे सीरीज से तो बहुत अलग है, सीरीज को तो तुम भूल ही जाओगे, ऐसी बुक बनाई हुई है, ठीक है। तो चलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुक ली और इसको पढ़ा भी। आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट क्या आ जाता है, मैंने बताया किसके ऊपर पढ़ रहे थे हम, राजस्व नियंत्रण के ऊपर, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आ जाता है, दीवानी कुल या राजस्व नियंत्रण को राजस्व व्यवस्था की देखरेख का जटिल कार्य सौंपा गया। किस चीज की देखरेख, राजस्व व्यवस्था की देखरेख है, ठीक है। वो जो कार्य होगा वो किसको दे दिया, तो वो इस राजस्व नियंत्रक, यानी कि उसको क्या कह दिया, दीवानी कुल भी कहा गया है, ठीक है, उसको सौंपा गया। इसमें भूमि राजस्व का आंकलन और संग्रह शामिल था। भूमि का राजस्व का आंकलन, यानी कि अगर कृषि को बांट देगी ना अलग अलग भागों में, तो उस चीज का काम भी क्या है, इसी के पास है, ये चीजें भी उसी के अंदर ही क्या थी, शामिल थी, ठीक है, इन्वॉल्व थी उसके अंदर। और जो साम्राज्य के लिए आय का एक क्या है, मूलभूत स्रोत था। किस चीज के लिए बोल रहे हैं, साम्राज्य की आय। देखो अगर कोई कर वगैरह इकट्ठा करेंगे ना, तो वो कहाँ से होगा, अगर फसलें होंगी, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, तो इन चीजों से जो भी क्या होगा, जो कर इकट्ठा होगा वो किस में यूज होता है, तो वो होगा साम्राज्य की जो आय, यानी कि उसमें इंक्लूड तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि राजा महाराजा खुद रख लेंगे अपने पास, ऐसा नहीं है। वो अगर अपनी प्रजा के लिए कोई भी व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं, तो वो जो भी धन है, जो भी कर इकट्ठा हुआ है, वो वहां पर उसको यूज करेंगे, ये कहा गया। अब आ जाते हैं, दीवानी कुल ने राजस्व सृजन और कृषि आबादी के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी बताया कि देखो ये इसमें लास्ट में लाइन आई, लेकिन ऊपर वाले जो हमने 2 पॉइंट पढ़े ना, उसमें तो ये ऊपर ही आई थी लाइन, किस चीज में, कि इन्होंने क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किस चीज के अंदर, केंद्रीय शासन को संभालने में, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट, मीर बख्शी, क्या आ जाता है, मीर बख्शी। मीर बख्शी किस में यूज होगा, तो वो सेना के लिए यूज होता है, ठीक है ना, सेना में जो प्रमुख होगा ना, तो वो यही होगा, मीर बख्शी उसे कहा गया है। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। यह प्रभावशाली व्यक्ति शाही सेना के वित्त का प्रबंधन करता था। किस चीज के लिए, जो शाही सेना होगी उसके वित्त का क्या करता है, प्रबंधन करता है। अगर मान लो उसको खर्चा पानी कुछ भी व्यवस्था पूरी करनी होगी ना, तो वो यही करेगा, ठीक है। सैनिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करता था, अगर भुगतान इनके अगर वेतन भी उनको देना होगा, तो वो टाइम टू टाइम कैसे देना है, कितना देना, वो भी इसी के पास होगा। आगे क्या कहते हैं, इसके साथ साथ मीर बख्शी ने सैन्य नियुक्तियों, पदोन्नति और रैंकों के भीतर अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, सैन्य नियुक्ति यानी कि अगर किसी को भर्ती करना है ना किसमें, सेना में, ठीक है ना, और उसके साथ साथ में उसको कौन सा पद देना है और उसको कौन से रैंक में रखना है, पहले में रखना है, दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके से जो भी है ना, तो वो यही डिसाइड करेगा, उसको अनुशासन में बना के रखेगा सही तरीके से। तो वो कौन करता है, उसका नाम है, उसको क्या कहा जाता है, मीर बख्शी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है आगे वाला पॉइंट फिफ्थ, क्या कहता है, मीर समन।
क्या आ जाता है, मीर समन, ठीक है, मीर समन, ठीक है, मुख्य प्रबंधक को और शाही घराने के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। किस चीज के लिए, शाही घराने का प्रबंध करना, कुछ भी प्रबंध कुछ कमी है उसको जो काम होगा तो वो किसको सौंप दिया गया, मीर समन को, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इसमें सम्राट के निजी मामलों की देखरेख, दरबारी प्रोटोकॉल बनाए रखना और विशाल शाही संपदा का प्रबंधन करना शामिल था। इसमें क्या है, अगर उनके शाही घराने के यानी कि सम्राट के खुद के जो अकेले के कुछ केसेस होंगे ना, तो उसको संभालना, उसकी देखरेख करना और दरबारी प्रोटोकॉल यानी कि दरबार का कुछ रिकॉर्ड रखना, और क्या कहते हैं, विशाल शाही संपदा का प्रबंधन करना, तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी, तो वो मीर समन के पास ही थी। शाही दरबार की गरिमा, इनकी गरिमा, उसकी वैल्यू है ना, यानी कि शाही दरबार की जो मेन पावर थी, मेन इज्जत जो मान लो, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू और शिष्टाचार को बनाए रखने में मीर सामन का काफी महत्वपूर्ण हाथ था उसका, ठीक है, उसका हाथ ही था उसके पास, यानी कि मेन जो क्या बोल सकते हैं, जानकारी बोल सकते हैं ना, पर्सनल सम्राट की है ना, तो वो उसी के पास थी। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट, क्या आ जाते हैं, सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर का मतलब ब्रैकेट में बताया गया है किस चीज में, मुख्य धार्मिक अधिकारी, धर्म के ऊपर मतलब रिलेटेड है। इसमें देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे पास, कि सदर उस सुदूर मुख्य धार्मिक अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण पद पर थे। किसके, धार्मिक अधिकारी के रूप में काफी महत्वपूर्ण पद पर थे। धार्मिक दान, शिक्षा और धर्मार्थ गतिविधियों के मामलों के लिए जिम्मेदार सदर उस सुदूर ने साम्राज्य के भीतर धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में भूमिका निभाई। इन्होंने क्या कह दिया कि धार्मिक दान और धर्म से रिलेटेड, आगे शिक्षा भी आ गई इसके अंदर, और धर्म से रिलेटेड कोई गतिविधि भी होगी ना, और इसके या फिर कोई भी केसेस मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, उसको संभालेगा कौन, तो उसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसको सदर उस सुदूर भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो उसके अंदर। और क्या है, साम्राज्य के अंदर अगर धार्मिक सद्भाव, उनकी धर्म से रिलेटेड अगर अनुशासन बना के रखना है, सभी का बिहेवियर अच्छा रखना है, तो उसको संभालना, तो उसकी भूमिका किसने निभाई, तो वो सुदूर उस सुदूर ने निभाई। इसका भी एक क्या नियुक्त कर दिया, अधिकारी नियुक्त इन्होंने कर रखा था। बहुलवादी समाज को बढ़ावा देने के लिए मुगल प्रतिबद्धता के कारण इस पद का विशेष महत्व था। किस चीज के लिए, बहुलवादी समाज को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ये होता है ना कि धर्म तो अलग अलग होंगे है ना, और धर्म से रिलेटेड अपने समाज को बढ़ावा देना, तो उस चीज में जो अपना जो हाथ किसने ज्यादा दिया, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो वो है सदर उस सुदूर, ठीक है, तो ये भी काफी मेन पॉइंट है। अब हमारा सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, ये रहा सेवंथ पॉइंट, ठीक है, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात नेम अजीब है ना, लेकिन ब्रैकेट वालों तो याद रख सकते हो ना, ये जो पहले के टाइम में ऐसे बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में तो ये भी चल जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश समझते हो, जज समझते हो ना, तो उसकी बात करने वाले हैं, ये भी कुछ केसेस को संभालेगा। न्यायाधीश के बारे में तो तुम खुद भी लिख सकते हो ना अपनी तरफ से, कुछ तो देखा होगा, टीवी देखते हो, एलईडी देखते हो, मूवीज देखते हो ना, तो उसमें आता है ना, वही चीज लिखनी है, और क्या है इसमें। इसमें देखो, काजी उल कुजात या मुख्य न्यायाधीश साम्राज्य के न्यायिक मामलों की अध्यक्षता करते थे। किस चीज के लिए, मुख्य न्यायाधीश साम्राज्य के न्यायिक मामलों, यानी कि साम्राज्य के जो न्याय करने होते हैं, तो वो तो पता ही है ना सबको, कि कौन करेगा, न्यायाधीश करेगा, उसका जो निर्णय लेगा तो वही लेगा ना। आगे क्या कहते हैं कि इस्लामी कानून शरिया के अनुसार, किसके, इस्लामी कानून शरिया के अनुसार कह दिया कि न्याय सुनिश्चित करते हुए काजी उल कुजात ने मुगल राज्य की कानूनी ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, जो मुगल साम्राज्य है, इनका जो साम्राज्य है, इसमें जो भी चीज चलेगी वो नियमानुसार चल रही है, किसके कारण चल रही है, तो वो न्यायाधीश के अनुसार ही चल रही है, ये भी बोल सकते हो, या फिर तुम क्या बोल सकते हो कि काजी उल कुजात ने काफी अच्छी भूमिका इसमें निभाई है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और साम्राज्य के नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में यह पद महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये हमारा फोर्थ का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इतना ही था, इसमें 5-7 पॉइंट थे मेन जो हमने देखे, कितने इजी इजी पॉइंट है, तो आप देख सकते हो। देखो ब्रैकेट में मैंने इसको शॉर्ट में भी लिखा कि आज के टाइम में उसको आप समझने के लिए, आपके लिए, जैसे इसमें आया ना, इसमें तो काजी उल कुजात था, लेकिन उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यायाधीश भी बोल सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
अब देख लेते हैं फिफ्थ में क्या पूछ लिया, औरंगजेब और मारवाड़ के बीच संघर्ष के कारणों की विवेचना कर दीजिए। किसमें? औरंगजेब और मारवाड़, ठीक है ना, इनके बीच जो संघर्ष हुआ ना उसके कारण बताने हैं हमने कि किस वजह से हुआ, हुआ तो हुआ लेकिन किस वजह से हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें आंसर कि औरंगजेब की राजपूत नीति के कारण निम्नलिखित कारणों से संघर्ष उत्पन्न हुआ। पहला क्या आ जाता है, कुछ पॉइंट बता दिए। देखो पॉइंटों में करोगे तो इजी हो जाएगा, इसे पैरे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं कोई देगा, तो पॉइंट वाइज करोगे तो बंदे को लगे ये पॉइंट मेन पड़ेगा, वो आगे पढ़े ना पढ़े लेकिन पॉइंट जरूर देखेगा आपका, तो वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके पॉइंट आप राइट भी कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो देख लो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर। औरंगजेब एक विस्तारवादी था, ठीक है, यानी कि साम्राज्य को विस्तार करने वाला था, और किसी न किसी बहाने वह उनके राज्यों को हड़पना चाहता था। किनके राज्यों को? मारवाड़, ठीक है ना, जैसे मारवाड़ हो जाता है ना, इनके राज्यों को वो हड़पना चाहता था। यहाँ पे साम्राज्य विस्तारवादी, विस्तारवादी भी ठीक है। और सेकंड क्या कहते हैं कि औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति और प्रभाव को हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न की अपनी नीति के क्रियान्वयन, ठीक है ना, जो भी है इसके क्या बाधा माना, किस चीज को? औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति को और उनके प्रभाव को, ठीक है ना, इनको क्या माना, इतना ही मीन है उनके, राजपूतों को सीधा बोल दो कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, उनको मतलब अपने किस अपने हर एक कार्य में अपनी नीति में क्या कर दिया, उनको क्या माना, बाधा माना एक तरीके से, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि मारवाड़ के साथ संघर्ष, किसके साथ है? अब यही तो हमारा मेन पॉइंट है, मारवाड़ के साथ संघर्ष। इसमें देख लेते हैं, मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह हैं जो मुगलों की सेवा में थे। ये जरूर याद रखना कि मारवाड़ के शासक आखिर है कौन, ये ना लिखना कि इसकी वजह ये थी, इसकी वजह ये थी, कहीं ये तो बताओ ना कि मारवाड़ के शासक आखिर है कौन, तो वो जसवंत सिंह है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया कि उनकी मृत्यु क्या हो जाती है, अफगानिस्तान के जमरूद में हुई थी, ठीक है ना। ये मुगलों की सेवा में थे, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई, अफगानिस्तान के जमरूद में हुई। अफगानिस्तान से लौटते समय उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम क्या था, अजीत सिंह रखा गया। किसके बेटे का? जसवंत सिंह, ठीक है ना। पहले इनसे भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन बाद में अजीत सिंह आया तो उनकी एक तरीके से इनकी तो पहले मृत्यु हो जाती है, तब उनकी पत्नी जो है अफगानिस्तान से लौट रही थी, तब क्या होता है, इनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उनका नाम क्या रख दिया, अजीत सिंह रख दिया। औरंगजेब क्या चाहता था कि अगर अजीत सिंह इस्लाम में परिवर्तित हो जाए तो उसे मारवाड़ के शासक के रूप में मान्यता दी जाएगी। इन्होंने क्या सोचा, अगर इनका बेटा जो अजीत सिंह है, ठीक है, मारवाड़ का जो क्या है एक वंश है, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा औरंगजेब ने कि ये हमारे धर्म को अपना ले, इस्लाम धर्म को अपना ले, तो क्या हुआ, इसको मैं क्या कर दूंगा, वहां का राजा भी घोषित कर दूंगा, ठीक है, मारवाड़ के शासक बनने की मान्यता मैं इनको दे दूंगा। लेकिन यह राजपूतों को स्वीकार्य नहीं था, इनकी राजपूत चाहते थे कि नहीं, हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे, हमें स्वीकार नहीं है, तो वो यानी कि अड़े हुए थे अपने धर्म के लिए, ठीक है। और इसके कारण राठौरों और मुगलों के बीच 30 साल का युद्ध शुरू हो चुका था। राठौरों और किसके बीच में? मुगलों के बीच में 30 साल का युद्ध, दीर्घकालीन युद्ध हमारा जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। आगे वाले पॉइंट पे हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो एक कारण पता चला ना, कि ये हो रही कि ठीक है मैडम पढ़ा रहे, पढ़ लेते हैं, लेकिन कारण कहीं ना कहीं पता चला, क्या? इनका धर्म है ना, ये मेन पॉइंट है कि इनका जो धर्म है उसके कारण क्या हुआ कि इनके बीच जो युद्ध है वो छिड़ गया था। तो याद रखना। आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, औरंगजेब जसवंत सिंह की विधवा और उसके बेटे अजीत सिंह को अपने कब्जे में रखना चाहता था। राठौरों के बहादुर सेनापति दुर्गादास ने एक चाल के तहत रानी और राजकुमार की जगह दासी और उसके बच्चे को रखकर माँ और बेटे को बचाया। अब इसमें हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि इनका जो एक सेनापति है, कौन, किसका? मारवाड़ का अजीत सिंह का, या फिर बोल सकते जसवंत सिंह का क्या था, एक सेनापति था, कौन था? दुर्गादास, ठीक है। दुर्गादास ने काफी मतलब उस सेनापति से ही क्या है, जो मारवाड़ के लोग हैं, उनकी प्रजा है या फिर वहां के राजा महाराजा कोई भी है ना, तो उनको हिम्मत मिलती थी, कहाँ से मिलती थी? सिर्फ दुर्गादास से, ठीक है, उनके सेनापति से, क्योंकि वो नीडर था, किसी से नहीं डरता था, और मतलब जो षड्यंत्र करना या प्लानिंग करना वो सब उसे बहुत अच्छे से आता था। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, दुर्गादास ने, देखो जो औरंगजेब है ना, ठीक है, जसवंत सिंह तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में जो उसका बेटा है और उसकी माँ है
है ना, उसके बेटे अजीत सिंह है और उसकी माँ है। ये दोनों बच्चे ना, इन दोनों को क्या किया, औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, ठीक है, बंदी बना लिया। लेकिन दुर्गादास जो उनके सेनापति है, उन्होंने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से क्या कर दिया, उनको बाहर निकाला और उनकी जगह यानी कि माँ और बेटे की जगह किसी दासी को रख दिया और किसी बच्चे को रख दिया। ये चीज उन्होंने की और किसको बचा लिया, अजीत सिंह को बचा लिया और उसके बेटे अजीत सिंह को उन्होंने बाहर निकाल दिया, इन दोनों को, ठीक है। तो मतलब चाल चली उन्होंने, ठीक है, रानी और राजकुमार को बाहर निकाल लिया। आगे क्या कहते हैं, मारवाड़ की जनता ने अजीत सिंह को अपना शासक स्वीकार कर लिया, ठीक है। जब वो बाहर आ चुके थे दोनों ही, तो मारवाड़ की जो प्रजा है वहां का तो कोई शासक भी तो नहीं बना था ना, क्योंकि अजीत सिंह तो कहाँ पर था, बंदी बना हुआ था। और आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जनता है, मारवाड़ की जनता, वो क्या करते, इनको अपना शासक स्वीकार कर लेते, किसको भला, तो अजीत सिंह को, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर आगे वाला पॉइंट क्या कहते हैं, इससे नाराज होकर औरंगजेब ने राजपूतों को वश में करने के लिए अपनी शाही सेना भेजी। अब जब औरंगजेब को पता चल गया कि इन्होंने कोई चाल चली है, यानी कि वो नहीं है यहाँ पर जो इनकी रानी है और कौन है, अजीत सिंह है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, तो इस चीज से तो उसे गुस्सा आया ना औरंगजेब को। तो उन्होंने क्या कर दिया, राजपूतों पर संघर्ष यानी कि उसको वश में करने के लिए अपनी एक सेना भेजी, कहाँ पर, मारवाड़ में, ठीक है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने खुद अजमेर में डेरा डाला और मुगल सेना ने मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर कब्जा कर लिया। अब जो अजमेर है यहाँ पर किसका अधिकार था, मारवाड़ वालों का, ठीक है। लेकिन औरंगजेब खुद कहाँ चला गया, अजमेर में जाकर डेरा लगा लिया, है ना। आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, और मुगल सेना ने क्या कर दिया, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर, ठीक है, वो वहां पर कब्जा यानी कि वहां पर वो डेरा डाल के बैठ गई, अंग्रेज क्या, औरंगजेब, ठीक है। इन दोनों ने ये चीज कर ली और कई मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। दुर्गादास ने संघर्ष जारी रखा, यानी दुर्गादास हारा नहीं, है ना, उन्होंने संघर्ष जारी रखा और राजपूत अपने खोए हुए कई इलाकों को फिर से हासिल करने में सफल रहे। राजपूत यानी कि जो दुर्गादास है ना और अजीत सिंह है, ये इन्होंने जो अपने कुछ प्रदेश, कुछ क्षेत्र इन्होंने खो दिए थे, कहाँ पर चले गए थे, औरंगजेब के पास। तो उन्होंने क्या किया, संघर्ष जैसे जारी रखा, तो उन्होंने कुछ जो अपने राज्य थे जो खो चुके थे उनको वापस अपने पास ले लिया। आगे क्या कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने अब देखो, ये हमारा एक और पॉइंट आया था किस चीज में, कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब तो मतलब राजपूत जो है, अजीत सिंह है, दुर्गादास और उनकी माँ, पूरी प्रजा, ठीक है ना, इतनी खुश हो चुकी थी, किस कारण, क्योंकि औरंगजेब तो चला गया, जो मेन मुसीबत थी ना वो तो जड़ से खत्म हो गई, ठीक है, ये कह दिया। और देखो उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ के एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। राजपूत राज आज भी दुर्गादास के साहस और बहादुरी को याद करते और कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे माँ दुर्गादास जैसा बेटा पैदा करो। इनकी दुर्गादास जब चला गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं क्या चीज, कि दुर्गादास जैसा बंदा, उसके जैसा एक बेटा आज भी हमें चाहिए, आज भी उस जैसा बेटा पैदा करो, ये इन्होंने कह दिया। इनकी कितना साहसी था, कितना हिम्मत वाला था वो। आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो चुका है हमारा पॉइंट। तो हाँ, ये बोलो जैन सरकार उनके बारे में क्या लिखते हैं, मुगल से सोना नहीं सेना है, ठीक है ना, तो कहीं सोना पढ़ लो, सेना है। ये टेक्निकल टीम वाले ना, ये देख ले, टेक्निकल टीम वाले ऐसे करते हैं, ठीक है। मुगल सेना उन्हें वश में नहीं कर सका और मुगल हथियारों से उसे दृढ़ हृदय को नहीं डरा सका, यानी कि इतने मजबूत हृदय को किसकी, दुर्गादास की ही तो ये एक हिम्मत थी ना। देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मजा आ गया इसको पढ़ के, यानी कि वो क्वेश्चन पहले वाले याद करके ना मेरे को मजा आ गया कि दुर्गादास के बारे में ये एक पॉइंट आया है ना। तो देखो आगे वाला सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, मेवाड़ के साथ संघर्ष। हमने वैसे मेन किसके ऊपर पढ़ना था, मारवाड़ के ऊपर, तो वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मेवाड़ का एक और हम देखेंगे, क्योंकि इस पे भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा है मारवाड़ पे आएगा, ये भी हो सकता है औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष हुआ तो उसके बारे में बता दो, तो बता सकते हो ना आप अगर पढ़ोगे तो। अब देखो संघर्ष लगभग 5 साल 1676 से 81 तक जारी रहा। सिसोदिया वंश के राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, किसके,
5 साल तक संघर्ष जारी रहा इनके बीच में, ठीक है, 1676 से 81 तक। और सिसोदिया वंश के राज सिंह हैं और मेवाड़ के, ये क्या थे, सिसोदिया वंश के जो शासक हैं, इनके मेवाड़ के शासक थे, राज सिंह, ठीक है ना, किसके शासक थे, मेवाड़ के। आगे क्या कहते हैं ये पॉइंट की, जिसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। किसकी, इनकी राजधानी जो मेवाड़ है, इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। औरंगजेब ने उनसे जजिया कर देने को कहा। जजिया कर किस चीज का, धर्म से रिलेटेड था ना, जो गैर धर्म से थे, यानी कि इस्लाम है, अगर ये हो सकता है कि गैर मुसलमान मान लो, तो उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। ये कहा गया राजकुमार अकबर औरंगजेब का बेटा, राजकुमार अकबर है किसका बेटा, औरंगजेब का, तो मुगल सेना छोड़कर राजपूतों से हाथ मिला लिया। इन्होंने क्या कर दिया, किससे हाथ मिला लिया, अकबर ने। ये भी हमारा एक पॉइंट आया था, एक क्वेश्चन आया था उसी में था, ये भी उसी में था कि क्या कर लिया उन्होंने, मुगल सेना छोड़कर किससे हाथ मिला लिया, राजपूतों से। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है, यानी कि मेरे पिताजी जो है वो अन्याय कर रहे हैं, किन के साथ, राजपूतों नहीं, मेवाड़ के साथ और मारवाड़, इन सबके साथ क्या करे, अन्याय कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, राजपूतों से हाथ मिला लिया। आगे वाला पॉइंट क्या कहते हैं, अकबर उदार विचारों का था और उसे अपने पिता की धार्मिक कट्टरता की नीति की सफलता पर संदेह था, यानी कि धर्म के प्रति जो उसने नीति चला रखी थी, तो वो टाइपिंग मिस ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाँ समझ गए ना, टेक्निकल टीम वाले कौन से हैं। ये मैंने बताया कि क्या है, अकबर जो है ना, उसको संदेह था, यानी कि उसको शक था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी वो अन्याय कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा। महाराणा राज सिंह और अजीत सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह खुद को सम्राट घोषित कर दे तो मारवाड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेना उसका समर्थन करेगी। राजकुमार अकबर ने समय पर मुगलों का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो महाराणा राज सिंह है मेवाड़ के शासक, और क्या मारवाड़ के कौन आ जाते, अजीत सिंह है, इन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि यदि वो खुद को क्या सम्राट घोषित कर दे तो वो क्या करेंगे, मारवाड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेना उसका समर्थन, इनकी उसका साथ देगी। वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम मुगलों का क्या सम्राट बन जाते हो ना, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारी सेना भी आपका साथ देगी। राजकुमार अकबर ने खुद को मुगलों का सम्राट घोषित कर दिया उसके बाद में, ठीक है, इनकी खुद को ही सम्राट घोषित कर दिया। उस समय औरंगजेब के पास बहुत कम सेना थी, क्योंकि वह राजधानी से दूर था, इसलिए इनकी अगर इनकी राजधानी देखे तो इनसे काफी दूर थी, लेकिन औरंगजेब के पास क्या है, सेना भी काफी कम थी, और राजपूतों के बीच मतभेद पैदा करने की योजना बनाई। इसलिए उसने क्या कर दिया, जो राजपूत है इनके बीच में मतभेद, इनकी गलतफहमी पैदा करने की कुछ योजना बनाई, और उसमें वो सफल भी रहा। राजकुमार अकबर हार गया और भाग गया। औरंगजेब और मेवाड़ के नए शासक राजा जय सिंह ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे उदयपुर की संधि के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की संधि होती है, देखो एक पॉइंट ये भी हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि उसमें क्या था, जो अकबर है वो राजपूतों के साथ मिल गया, यानी कि वो उनके साथ क्या करना चाहता था, न्याय करना चाहता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो उनके पिता हैं कौन, औरंगजेब, औरंगजेब वहां पर क्या करते हैं, अपने किसी राजदूत के थ्रू एक क्या भेजते, एक चिट्ठी भेजते हैं, है ना। उसमें क्या लिखा होगा कि उनके प्रति, अकबर के प्रति कुछ ऐसा लिखा होगा कि हाँ मेरे बेटे अकबर, की तुम सही चल रहे हो हमारे प्रति, ऐसा मतलब राजपूतों को ये लगे कि अकबर ना औरंगजेब के साथ मिला हुआ है। और उन्होंने क्या किया, वो जो चिट्ठी है वो कहाँ पर गिर दी, तो वो राजपूतों के राज्य में उन्होंने कहीं भी फेंक दी। और वो किसको मिली, उन्हीं के किसी, मान लो किसी भी बंदे को, दुर्गा दास को मान लो, ठीक है, उनको मिली। और सबको जैसे पता चला तो सबको शक होने लगा ना कि अकबर हमारे साथ नहीं है, ये अपने पिता के साथ है, लेकिन ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये उनको फील हुआ। और कुछ ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन दुर्गा दास ने फिर भी उन पर यकीन रखा था। फिर भी उन्होंने यकीन किया कि भैया औरंगजेब तो कुछ भी कर सकता है, चाल चल सकता है, तो वो फिर भी उनके साथ ही था, किसके साथ, अकबर के साथ था। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऐसा था, कुछ अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, इसलिए बताया। आगे देखते हैं, संधि देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन सी संधि है, उदयपुर की संधि कहा जाता है इसे। पहला पॉइंट है कि मुगल मेवाड़ के अपनी सेना के वापस लेने पर सहमत हो गए। जो मुगल है वो मेवाड़ से क्या अपनी सेना जो वापस लेना चाहते थे, उसमें वो सहमत भी हो चुके थे। सेकंड क्या कहते हैं, राजा जयसिंह ने 5,000 का मनसब स्वीकार किया, किसने, राजा जयसिंह ने, ठीक है। यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ यानी कि राजपूतों के जो शासक है उनकी बात करिए, उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया
कि 5,000 का मनसब, जबकि उनके पुत्र भीम सिंह को राजा की उपाधि दी गई। अब ये कुछ शर्तें बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की। चित्तौड़ किला, चित्तौड़ यानी कि इनकी जो राजधानी है उसकी बात की गई है, उसकी जो मरम्मत है वो नहीं की गई। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि मध्यकालीन समाज में अमीर वर्ग और जमींदार वर्ग में क्या बता दीजिए, अंतर बता दीजिए। तो इसके बारे में जो मैंने क्वेश्चन है ये वाला तो मैंने आपको करवा रखा है। कहाँ पर करवाया है, तो मॉडल पेपर 2 में है, प्रश्न नंबर हमारा 5, ठीक है। ये तो अथवा में होगा या फिफ्थ होगा, ठीक है। इन दोनों में आप चेक कर लेना कि कहाँ पर आपको जरूर करवाया हुआ है, मेरे अच्छे से करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। अब आगे वाला देख लेते हैं, कौन सा, 6th क्वेश्चन। सल्तनत कालीन हिंदू समाज का क्या कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए। किसके ऊपर, सल्तनत कालीन हिंदू समाज। इसमें देख लेते हैं, पहले हमने ना एक क्वेश्चन इस पे किया था, अब तो हिंदू समाज है, लेकिन एक किया था मुस्लिम समाज के ऊपर, शायद मॉडल पेपर 3 या 2 में होगा, तो उसमें तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, तो वो कौन सा था, मुस्लिम समाज, ठीक है। अब वाला हम कौन सा कर रहे हैं, हिंदू समाज। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हिंदुओं की दयनीय दशा, सल्तनत काल में हिंदुओं की दशा बड़ी शोचनीय थी, इनकी ठीक ठाक थी, थोड़ी कमजोर ही थी, और हिंदू समाज उच्च और निम्न एवं अछूत जातियों में विभाजित था। जो हिंदू समाज है वो दो जातियों में, दो नहीं तीन, कौन कौन सी आ जाती है, पहली उच्च सबसे ऊंचे वाली आ जाएगी, फिर मीडियम यानी कि निम्न, और अछूत जाति जो सबसे नीचे, ठीक है। ये 3 जातियों में वो विभाजित था ये समाज, और शासक और अमीर वर्ग के लोग हिंदू कन्याओं का अपहरण कर उनके साथ बलपूर्वक विवाह कर लेते थे। इनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, शासक मान लो, और अमीर वर्ग के जो लोग होंगे वो क्या करते थे, जो हिंदू की क्या है, जो स्त्रियां होंगी, कन्याएं होंगी, तो उनके साथ उनका अपहरण, उनको किडनैप करके, है ना, बलपूर्वक, मतलब धक्का जो भी, ठीक है ना, वो चीज करके ना उनके साथ क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। हिंदुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे तथा जजिया कर कठोरता पूर्वक वसूल किया जाता था। हिंदुओं पर क्या लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, किसके द्वारा, तो वो जैसे अमीर वर्ग के लोग हो गए, ठीक है, और शासक हो गए उनके द्वारा, और उनसे कर लिया जाता था कौन सा, जजिया कर, ठीक है, ये उनसे वसूल किया जाता था। अगर मुस्लिम होंगे ना तो वो हिंदुओं से जजिया कर लेते थे। आगे वाला पॉइंट क्या आ जाता है, सेकंड के, इसमें ये क्या कहता है, हिंदू समाज में जाति प्रथा, क्या जाता है, हिंदू समाज में जाति प्रथा। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें लाइन क्या कहते हैं, हिंदू समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। और समाज मुख्यतः कितनी जातियों में, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और वैश्य और शूद्र, ठीक है ना, ये 4 प्रमुख जातियों में वो विभाजित था, और उपजातियों में विभाजित था, ठीक है। मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद जाति बंधन और अधिक कठोर हो गए। किसकी, मुगल, जो मुस्लिम समाज है ना, उनकी जब स्थापना हुई उसके बाद में, क्वेश्चन 5 ही है, कैसे, मतलब क्वेश्चन 5 ही है, प्रकाश किस चीज की बात कर रहे हैं मेरे को बताओ। ये 5th के अथवा वाला है, ठीक है, और ये 6th से शुरू हो जाता है। यहाँ पर किस चीज में कंफ्यूजन है मेरे को बताओ, मैं आपको बताती हूँ फिर। आप बताओ, उतने में मैं आगे पढ़ती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि जब मुस्लिम समाज की स्थापना होगी उसके बाद में जाति बंधन और ये क्या हो चुके थे, ज्यादा कठोर हो चुके थे, जाति से जो रिलेटेड होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे क्या कहता है, विवाह, प्राय अपनी ही जाति में विवाह करने का नियम था, परंतु ये तो आज भी है, अंतर जाति विवाह भी प्रचलित है। अंतर जाति इनकी अन्य जो जाति होगी तो उसमें भी वो विवाह चलते थे। हाँ, मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन 5 मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है। ये तो मॉडल पेपर 4 चल रहा है अपना, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन आपको पता है ना कहाँ मिलेगा, मॉडल पेपर 2 में प्रश्न नंबर 5 नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख लेना, पीडीएफ अपलोड होएगी तो कंटेंट में देख सकते हैं। हाँ, ये पहले ही कर दिया, इसीलिए देखो मॉडल पेपर में ये हो सकता है ना सेम भी आ जाता है, तो ये थोड़ी है कि हर बार जो आपके एग्जाम होते हैं तो उसमें
क्वेश्चन कभी सेम नहीं आते, हर बार अलग अलग आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार पीछे वाला एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर 3-4 क्वेश्चन सेम ही आ जाते हैं, तो वही चीज है इसमें भी। अच्छा, ये देख के है क्या मॉडल पेपर में, मिला नहीं क्या? हाँ तो यही बता रही हूँ ना, आपने बोला कि वही क्वेश्चन है और पहले ही करवा दिया। हाँ मैंने करवा दिया, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आपको वहां मिल जाएगा, मैंने करवा रखा है, इसीलिए तो करवाया नहीं दोबारा, लिख दिया ताकि आपको मिल जाए। ताकि आपको मिल जाए, इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया कि आपको इस मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ओके, मिल गया ना, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, मैंने बताया विवाह के ऊपर है। प्राय अपनी जाति में विवाह करना चलता था और अंतर जाति भी विवाह चलते थे। आज के टाइम में तो नहीं चलते, अपनी अपनी कास्ट में ही होते हैं, लेकिन पहले क्या थे कि अदर जाति में भी हो जाते थे, अदर कास्ट में भी। विधवा विवाह भी वर्जित था, विधवा विवाह भी क्या था, ठीक है रिया मिल गया, ओके। ये भी वर्जित था और बहु विवाह भी प्रचलित थे। राजा शांत और वर्जित यानी कि विधवा विवाह नहीं होते थे, ये कहा गया है। और बहु विवाह चलते थे, इनकी जो राजा महाराजा होंगे ना, अमीर वर्ग के लोग होंगे, तो वो एक नहीं अन्य स्त्रियों के साथ भी, अन्य स्त्रियों के साथ भी वो क्या कर सकते थे, विवाह वो कर सकते थे। आगे क्या कहते हैं, राजा शांत और धनाढ़ लोगों, इनकी धन वाले जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, उन लोग वो क्या करते थे, अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे और पर्दा प्रथा भी काफी ज्यादा चलती थी। पर्दा रखते थे पहले, यानी कि मुगल काल की अगर बात करें पहले वाले, ठीक है। और आगे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहते हैं कि हिंदुओं का उच्च कोटि का नैतिक जीवन, उच्च कोटि का क्या नैतिक जीवन, हिंदुओं का नैतिक तथा पारिवारिक जीवन उच्च कोटि का था। जो हिंदुओं का नैतिक और कौन सा पारिवारिक जीवन, वो क्या था, काफी उच्च कोटि का होता था। और ये लोग हमेशा क्या है, ईमानदार और चरित्रवान थे। हिंदुओं की बात कर रही है, ये क्या होते थे, चरित्रवान थे काफी। आगे वाला पॉइंट आ जाता है फिफ्थ, इसमें क्या है, हिंदू लोग क्या भोजन के बारे में, ठीक है। हिंदू लोग हमेशा शाकाहारी होते थे, परंतु मांस का सेवन भी किया जाता था। राजपूत और निम्न जातियों के लोग भी मांस का सेवन प्रचलित था। ये हिंदू के लोग तो ज्यादातर क्या थे, शाकाहारी थे, लेकिन कुछ एक क्या है, वो मांस का भी सेवन, मांस वगैरह, ठीक है, वो भी सब खाते पीते थे। आगे कहते हैं राजपूत की अगर बात करें और निम्न जाति यानी कि जो मीडियम जाति के लोग होंगे, वो क्या करते थे, मांस का सेवन प्रचलित था उन चीजों में। राजपूतों की बात करें, देखिए हिंदुओं के मैंने बताया कि कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, लेकिन राजपूत और मीडियम जो लोग होंगे, निम्न जाति के लोग होंगे, तो वो मांस का सेवन करते थे। और मद्यपान का भी, इनकी जो होता है ना, नशा करते थे एक तरीके से, तो वो भी काफी प्रचलित था। और आगे वाला पॉइंट इसमें क्या करें कि जो ब्राह्मण है वो तो हमें पता है कि वो मांस वगैरह नहीं खाते। आगे सिक्स पॉइंट आ जाता है वेशभूषा, आ जाता है वेशभूषा। इसमें क्या कहते हैं, उत्तरी भारत के लोग धोती और पगड़ी पहनते थे, और दक्षिण भारत की जो स्त्री और पुरुष है वो दोनों ही क्या करते थे, लुंगी पहनते थे और नंगे पैर रहते थे, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे, गहने वगैरह पहनना। किसकी बात कर रहे हैं ये, स्त्री और पुरुष दोनों ही, किस चीज में, हिंदू समाज में, ठीक है। और किस चीज में, उच्च जो श्रेणी है, जो उच्च अमीर जो लोग होंगे, शासक की बात कर सकते हैं, सम्राट भी है ना, तो ये जो लोग हैं तो क्या करते थे, रहन सहन का स्तर इनका ऊंचा होता था। तो हमें पता है आज के टाइम में भी तो यही है कि क्या है, जो उच्च लोग होंगे तो वो काफी क्या है, और रहन सहन उनका काफी ऊंचा होता था। अब 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है इसमें, अस्पृश्यता। हिंदू समाज में अस्पृश्यता प्रचलित थी। चंडालों के कुएं या पोखरों से पानी भरना, उनका भोजन ग्रहण करना या उनके बर्तनों से पानी पीने से अपवित्र हो जाते थे। किसकी बात करिए, देखो अगर अलग अलग जाति के लोग होंगे तो कुछ नीची जाति के तो कुछ ऊंची के, तो ऊंची जाति के जो लोग होंगे ना, वो तो अगर कहीं से कुएं से पानी लेना तो वो नहीं लेंगे ना, उनको तो क्या होगी कि उनको अपवित्र मानते थे वो, कि हम यहाँ से पानी नहीं पियेंगे, यहाँ से पानी नहीं भरेंगे, ये चीज होती थी ना। तो ये उच्च लोगों का तो यही है, आज भी यही है, पहले भी यही था। 8 पॉइंट देख लेते हैं इसमें, दास प्रथा क्या है, दास प्रथा। हिंदू समाज में दास प्रथा भी चलती थी, ठीक है, पहले के टाइम में तो थी, ठीक है, दास प्रथा। और मुस्लिम हिंदू स्त्रियों को वासिया बना लेते थे, क्या वासिया नहीं दासिया है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कर लेते थे, दासिया बना लेते थे।
मुस्लिम क्या करते थे, हिंदू स्त्रियों को क्या बना लेते थे, दासियां बना लेते थे। और आगे वाला इसमें पॉइंट देखते हैं, इन स्त्रियों को विवश होकर मुस्लिम शासकों और सामंतों को तरह तरह से मनोरंजन करना पड़ता था। पता ही है, हिंदू जो है, मुस्लिम अपने आप को मतलब काफी ऊंचा मानते थे, तो वो क्या करते थे, हिंदुओं की जो स्त्रियां हैं उनको दासी भी बना लेते थे, उनसे काफी काम भी करवाना, उनके खुद के मनोरंजन के लिए वो लेके आते थे स्त्रियों को, ये चीज कह दी। अब अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें कि मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का क्या कर दीजिए, उसके विकास के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके 6 के अथवा वाला है, ठीक है। और ये आपको कहां पर मिलेगा, मॉडल पेपर 3 में प्रश्न नंबर 6 पे, ठीक है। तो चेक करके आ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और अब आ जाता है खंड से, इसमें हमारा 7वां क्वेश्चन। खंड 7 में 7वां क्वेश्चन देखो किसके ऊपर पूछ लिया, मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधनों का विस्तार। प्रमुख साधन है उसके हम स्रोत देखेंगे, ठीक है, जो मेन होंगे वो हमने देखना है कि किसकी वजह से ये विस्तार हुआ था, किसका, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल का। ठीक है, मॉडल पेपर 3 में मिल गया क्वेश्चन 6, ठीक है, ओके, मिल गया ना, बता देना, ना मिले तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। आगे देखते हैं इसमें कि क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में फारसी, अरबी और संस्कृत की विभिन्न पुस्तकों के अलावा विभिन्न देशों से भारत की यात्रा पर आए विदेशी यात्रियों के विवरण का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगर देखें, भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, वहां पर जो विदेशी यात्री हैं, अगर मान लो कोई चीनी यात्री हमारे भारत की यात्रा करता है तो उसके बारे में जानकारी कहाँ पर मिलेगी, तो इतिहास में मिलेगी, कुछ ग्रंथों में मिलेगी, कुछ कहीं मिलेगी, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं, अगर मिल जाए तो ढूंढ लेना, ठीक है। इसमें देखो कि अलग अलग पुस्तकों में मिलेगी, ठीक है। और विभिन्न देशों से भारत की यात्रा पर जो विदेशी यात्री है ना, उनकी भी जानकारी मिल जाएगी। इन इतिहासकारों में से बहुत से इतिहासकारों ने सुल्तानों और राजाओं के संरक्षण में कार्य किया, यानी कि जो इतिहासकार है ना, जो विद्वान है, उनमें से काफी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जो सुल्तान सम्राट है ना, उन या फिर राजा हो गए, तो इनके संरक्षण में कार्य किया, एक राइट हैंड, यानी कि उनके दरबार में रह के कुछ कार्य किया। तो इस लेख में कुछ अरबी, फारसी और संस्कृत की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण मिला है, यानी कि अगर कोई ग्रंथ लिखता है तो कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषा में मिल सकता है, अरबी हो गया, फारसी, संस्कृत, इन भाषाओं में रचना की गई है उनके बारे में, और जिससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या कहता है, नेक्स्ट में ही पहला पॉइंट, ठीक है ना, खजाइन उल फुतूह, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, क्या है, खजाइन उल फुतूह। इसमें इस पुस्तक का रचनाकार अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो। इस किताब का एक और अन्य नाम है, तो वो कौन सा है, तारीख ए अलाई। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये देखना, अमीर खुसरो के द्वारा। और एक और नाम बता दिए, तारिक ए अलाई। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके बारे में बताइए, इस पुस्तक के बारे में बताइए। तो इसकी रचना गद्य शैली में की गई है। कौन से गद्य शैली में की गई है, इसमें अलाउद्दीन के शासन के बारे में प्रथम, यानी कि प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का विवरण मिलेगा। अगर इसकी पुस्तक में देखें ना, तो किसके शासनकाल के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, पहले जो शुरुआत के जो प्रथम 16 साल है ना, उनका वर्णन मिलेगा। और इस किताब में अमीर खुसरो ने क्या बताया है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, और साथ ही इस किताब में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान तथा युगों का विजेता जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। अब किसकी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इन्होंने लिख दिया। रिया चौधरी क्या बोल रही है, मेरे को समझ नहीं आई। रिया तेरे को कैसे पता चला, बताओ मेरे को। ठीक है, ये हमने देखा किस चीज में, कि इस किताब में क्या चीज दिखा दी कि अलाउद्दीन के शासन के बारे में तो बताया है, लेकिन उसको जो उपाधियां मिली उसके बारे में भी बता दिया। और क्या चीज इन्होंने बताई कि कैसे
कि अलाउद्दीन को किसका, विश्व का सुल्तान और पूरी दुनिया का सुल्तान, पृथ्वी का सुल्तान है और युग का, इस पूरे युग का विजेता कहा गया है, उसकी उपाधि उसे मिली है। आगे कहते हैं इसके अलावा मलिक काफूर द्वारा दक्षिण अभियानों का वर्णन भी, और अलाउद्दीन खिलजी के, अब देखो मलिक काफूर कौन है, ये तो बता दिया कि मलिक काफूर के बारे में भी है वर्णन, वो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, काफी विजय पाई थी अलग अलग जगहों पर, जैसे दक्षिण भारत का, तो वहां पर उन्होंने अभियान किया था, उसके बारे में मिल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजारों का भी वर्णन मिलेगा और इस पुस्तक में। और किंतु क्या कह दिया, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगल आक्रमणों का वर्णन इस किताब में नहीं है, यानी कि कुछ, कौन सा मंगल, नहीं मुगल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, मुगल, ठीक है। उस आक्रमण के बारे में इस पुस्तक में नहीं मिला, यानी कि जो शुरुआत के जो इनकी शुरुआत के जो 16 वर्ष है ना, उसके बारे में ही मिलेगा, लेकिन कुछ जो बाद के जो आक्रमण हुए हैं, युद्ध हुए हैं, तो उसके बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, राजतंत्र गिनी। क्या आ जाता है, राजतंत्र गिनी। इसमें देख लेते हैं, इसकी रचना कल्हण ने कश्मीर की लाहौर वंश के शासक जयसिंह के समय में 12वीं शताब्दी ईस्वी में की। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी रचना कल्हण ने, ठीक है, कहां पर की, किस वंश में, कश्मीर की लाहौर वंश के शासक जयसिंह, ठीक है, जयसिंह के समय में इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। आगे वाला पॉइंट इसमें क्या कहता है कि इस किताब में कुल 8 अध्याय और 8000 श्लोक लिखे हुए हैं, यानी कि श्लोक और कितने, 8 तो अध्याय है और 8000 श्लोक है। और कल्हण के पिता चंपक हर्ष के मंत्री थे। कल्हण के जो पिता है वो क्या है, चंपक, ठीक है, वो किसके मंत्री थे, हर्ष के मंत्री थे, ठीक है। कल्हण के द्वारा जो लिखित कौन सी, राजतंत्र गिनी जो पुस्तक है, इसमें जयसिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलेगा। कहां पर, जयसिंह तक के इतिहास का, यानी कि कहां से लेकर, पहले तो हमारा आया था कि शासक जयसिंह है, ठीक है, और कहां से कहां तक जयसिंह, ठीक है, इनका वर्णन तो मिलेगा, इनके शासनकाल के बारे में भी मिलेगा। और बाद में अनेक इतिहासकार, यानी कि जो इनके दरबार में जो रहते हैं, जिन्होंने रचना की, उनके द्वारा संशोधित करके इसमें 1596 तक के कश्मीर के इतिहास को जोड़ दिया गया, यानी कि ठीक है, शुरू में तो किया, लेकिन कुछ बाद के भी इतिहासकार आए, उन्होंने भी क्या किया, अपनी तरफ से क्या, जो कुछ शासनकाल के बारे में लिख दिया, उसको जोड़ दिया उसके अंदर, कैसे, 1556 तक, ठीक है, कश्मीर के इतिहास को जोड़ दिया, उसके साथ में मिला दिया, एक ही, यानी कि राजतंत्र गिनी एक ही पुस्तक बन चुकी थी वो। आगे वाला पॉइंट आ जाता है तहकीक ए हिंद। क्या आ जाता है, तहकीक ए हिंद। अल-बरूनी द्वारा इस किताब की रचना अरबी भाषा में की गई है। किसके द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा। तो उस पुस्तक का नाम क्या बता दिया कि तहकीक ए हिंद, ठीक है। और किसकी, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में की गई है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के सैन्य अभियान के दौरान भारत आया था। कैसे आया था, महमूद गजनवी के सैन्य अभियान के चलते हुए वो कहाँ आया था, भारत में आया था। और अरबी के अलावा संस्कृत, फारसी और इन भाषाओं में क्या कर दिया, वो एक विद्वान था। किस चीज में, अरबी तो जानता ही था, लेकिन संस्कृत भी जानता था, फारसी भी जानता था। तो इन चीजों के बारे में जानकर उसने क्या कर लिया, एक रचना की उसने, ठीक है। वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा कर भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करता था। यानी कि जब वो भारत आया तो उसने क्या सीखा कि संस्कृत भाषा के बारे में उसने काफी ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया उस चीज का। अपनी पुस्तक में भारत का सजीव वर्णन किया है, यानी कि जिस तरीके से उसने उस पुस्तक में लिखा है, रचना की है ना, तो उस तरीके से क्या लगता है कि जैसे बिल्कुल हम सच में उस दुनिया में जी रहे हैं, बिल्कुल सजीव लग रहा है ना, जिंदा है सब कुछ, जैसे रियलिटी में हो रहा है हमारे सामने, ये चीज लगेगी। भारत की धार्मिक और साहित्यिक और वैज्ञानिक परंपराओं का वर्णन किया गया है। अपने विवरण में उसने भारत में वैष्णव संप्रदाय का लोकप्रिय बताया, यानी कि अगर उस समय में बात करें ना, अल-बरूनी के यानी कि अरबी भाषा में, जिस भी भाषा में लिखा उसने, तो उसने क्या चीज दिखा दी कि भारत के अंदर ज्यादातर क्या चलता था, वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय था, तो वैष्णव संप्रदाय काफी उसमें चल रहा था। आगे वाला पॉइंट क्या आ जाता है कि अल-बरूनी को धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में काफी रुचि थी। किसके अंदर, तुलनात्मक अध्ययन में। उसने भारतीय खगोल ब्रह्मगुप्त,
क्या है, भारतीय खगोल, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कपिल की संख्या, पतंजलि, भागवत गीता और विष्णु पुराण तथा वायु पुराण आदि का अध्ययन किया। अब उन्होंने किस चीज का, ठीक है, वो भारत आया, उसने काफी चीजें सीखी, संस्कृत भाषा सीखी, फारसी सीखी, जैसे भी, ठीक है। और उसने क्या चीज देखी, भारतीय खगोल, इनके ब्रह्मगुप्त हो गया, वराहमिहिर, कपिल की उनकी जो संख्याएं होंगी, स्ट्रोक होंगे, और पतंजलि हो गए, भगवत गीता हो गई, विष्णु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, इन सभी चीजों के बारे में उसने काफी अध्ययन किया और तुलनात्मक विश्लेषण किया, यानी कि तुलनात्मक उसे काफी लोकप्रिय था, यानी इस चीज के बारे में उसे रचना करना काफी पसंद था, किसमें, तुलनात्मक में, ठीक है। तो उसने वही चीज की, अलबरूनी ने भारत में 16 जातियों की उल्लेख और अछूतों की एक सूची दी है, किसके ऊपर, ठीक है। उसने जो रचना की, उसने क्या चीज देखी वहां पर, भारत में क्या देखा, 16 जातियों का उल्लेख किया है उसमें, और अछूतों की क्या कर दी, एक सूची दी है, उसमें लिखा है अपनी पुस्तक के अंदर। इस किताब को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है, किसका, 11वीं शताब्दी के भारत का क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। और एडवर्ड सचाउ ने 1888 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ठीक है। जैसे अरबी भाषा में था, तो उसने क्या कर दिया कि इसको ट्रांसलेट कर दिया, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया। इस किताब का एक और अन्य नाम है क्या, किताब उल हिंद। ये तो हम देख रहे हैं, किताब उल हिंद, इसका नाम इन्होंने एक और बना दिया। अब आ जाता है आगे कि अलबरूनी ने क्या कर दिया, अपने विवरण में क्या लिख दिया कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, यानी कि हिंदुओं का क्या है, विश्वास, हिंदू, यानी कि उसने ये चीज दिखाई, हिंदुओं, जैसे वो भारत आया, ठीक है, उसने क्या चीज देखी, वहां के हिंदू लोग देखे, और उनमें हिंदू लोगों में क्या उसने देखा कि जो वो ये मानते हैं कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है ना, ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, ठीक है, कि हमारे जो देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उसने यह भी लिखा है कि हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी की वर्तमान पीढ़ी है, उनके बुजुर्ग इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी उसने वर्तमान में देखी, प्रेजेंट में देखी। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट, अगली पुस्तक आ जाती है किसके ऊपर, कि तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, इसमें क्या कहते हैं, ये क्या है, मिनहाजुद्दीन, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा फारसी में इसकी रचना की गई। इस किताब में दिल्ली का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास मिलेगा, यानी किसका, दिल्ली का, यानी कि शुरुआती इतिहास मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, लाइन में, सीरीज में मिलेगा, ठीक है, जिसमें 24 अध्याय नसीरुद्दीन महमूद के समय सिराज दिल्ली का मुख्य काजी था। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो शुरुआती के जो 24 अध्याय होंगे ना, उसमें क्या चीज, नसीरुद्दीन महमूद के समय के बारे में आपको मिल जाएगा। और आगे क्या बोलते हैं, मुख्य काजी था, जिसमें दिल्ली का जो मुख्य काजी, यानी कि उनका जो सुल्तान, जो मेन पावर थी जिसके हाथ में, इल्तुतमिश ने उसे अर्थशास्त्री घोषित किया है। किसको, इल्तुतमिश ने उसे अर्थशास्त्री